गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको सारणिक चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि उपसारणिक क्या होती है, यानी कि सब डिटर्मिनेट क्या होती है, तथा सहखंड यानी कि कोफैक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसारणिक की। उपसारणिक क्या होती है? उपसारणिक उपसारणिक को हम कहते हैं सब डिटर्मिनेट। सब डिटर्मिनेट, ठीक है। सब डिटर्मिनेट क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी वर्ग अवयव के किसी अवयव से होकर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका कोई भी एक एलिमेंट्स ले लीजिए, उस एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़कर जो शेष स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है उसे उसका सब डिटर्मिनेट कहते हैं, यानी कि उपसारणिक कहते हैं। किसी सारणिक में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके उतने ही उपसारणिक होते हैं। आइए एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए A11, A12, A13, ये 21 हो जाएगा, A21, A22, ये एक सारणिक है। आपको बताना है कि इसके कितने उपसारणिक है। तो सबसे पहले इसमें एलिमेंट देखिए, कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो इसके 4 ही उपसारणिक बनेंगे। मैंने अभी परिभाषा बताई, किसी जो उपसारणिक बनते हैं वो सदैव किसी अवयव के संगत बनते हैं, किसी भी एलिमेंट के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू एनी एलिमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए मुझे A11 के सापेक्ष इसमें से कोई उपसारणिक बनाना है, तो क्या बन जाएगा? A11 के सापेक्ष लेना है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़कर जो ये एलिमेंट शेष बचा, यही इसकी उपसारणिक कहलाती है। इसे हम कहीं से दिखाते हैं? सब डिटर्मिनेट, यानी कि इसे माइनर भी बोलते हैं, माइनर। इसे आप M से दिखाते हैं तो M11 हो जाएगा। M11 आपका क्या हो जाएगा? इसे और इसे छोड़ दीजिए, जो शेष एलिमेंट बच गया A22, यही आपकी एक उपसारणिक हो गई। इसी प्रकार 1-2 के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। M12 जब आप निकालेंगे A12 के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में है? 1-1 के। तो आपको 1-1 के रेस्पेक्ट में रो और कॉलम छोड़ देनी है। अब के 1-2 के रेस्पेक्ट में निकाल रहा है तो M12 निकल जाएगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छूट जाएगी। क्या बच जाएगी? A22। ये इसका दूसरा उपसारणिक बन गया। और उपसारणिक निकालने हैं तो M21 किसके रेस्पेक्ट में होगा? M21 होगा आपका A21 के रेस्पेक्ट में। जब आप निकालेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? A12। इसी प्रकार आपका M22 बन जाएगा। M22 आपके दूसरी रो और दूसरा कॉलम आप से छोड़ देंगे, जो बच जाए उसे लिख दीजिए A11। तो इसके 4 उपसारणिक आपके ये बन गए, यानी कि माइनर्स। इसी प्रकार यदि आपके पास कोई सारणिक 3x3 का है, जैसे ये तो 2x2 का था, मान लीजिए आपके पास कोई 3x3 का है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपके पास ये एक डिटर्मिनेट है, यानी कि एक सारणिक दिया हुआ है, और मैं आपसे पूछूं बताइए इसके कितने उपसारणिक बनेंगे, कितने इसके माइनर बनेंगे, यानी कि सब डिटर्मिनेट, या कितने इसके माइनर बनेंगे। जितने इसमें एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं इसके? 9। तो इसके 9 उपसारणिक बनते हैं, यानी कि 9 माइनर बनते हैं। लेकिन जब भी आप उपसारणिक बनाएंगे तो वे किसी एक एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में बनेंगे। जैसे मैं A11 के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, A11 के सापेक्ष। उपसारणिक को कहीं से बताया था मैंने? माइनर को M11 से। तो क्या बन जाएंगे इसके? M11 माइनर से बोलते हैं ना, M11। तो पहली 1-1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, जो शेष बच जाते हैं, जो शेष आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बचा है उसे लिख दीजिए A23, A22, A23, A32, A33। ये आपका एक माइनर आ गया। इसी प्रकार आप कोई सा भी माइनर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको इसके सापेक्ष अगर आपसे पूछा गया इसके माइनर निकालिए तो 9 के 9 ही निकालने पड़ेंगे आपको। अभी मैं आपको यहाँ केवल 1 या 2 निकाल के बता रहा हूँ। मान लीजिए A31 के आपके सापेक्ष निकालना है, A31 के सापेक्ष, A31 ये है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए तो आपका M13 निकल जाएगा।
M31 क्या हो जाएगा M31? देखिए 3 और 1 को छोड़ दीजिए, ये एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं 1 2 A13 A22 A23, ये इसका उप सारणिक बन गया। तो आपको पता चल गया उप सारणिक यानी कि माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं। अब इसमें एक तो आपको बताया गया उप सारणिक के बारे में यानी कि माइनर्स के बारे में। दूसरा इसमें आपको निकालना होता है सहखंड। दूसरा इसमें क्या निकालना होता है आपको? सहखंड। देखिए इसी के हम आपको बता रहे हैं सहखंड कैसे निकलते हैं। सहखंड इसे बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होते हैं? ध्यान से सुनेंगे, किसी भी वर्ग अवयव के जो कोफैक्टर होते हैं वे एक किस्म से उसके माइनर ही होते हैं। बट जो माइनर होते हैं यदि उसमें उसके चिन्ह का यूज कर लिया जाए, उस चिन्ह का मतलब उसके प्लस माइनस का, जैसे हमें पता है जो यहाँ वाला एलिमेंट्स होता है A11 ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस प्रकार से होता है एक प्लस एक माइनस। तो यदि इस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया जाए यानी कि उस एलिमेंट जिस एलिमेंट के सापेक्ष आप उसके माइनस निकालते हैं उस एलिमेंट के सापेक्ष वहाँ पर माइनस का प्रयोग कर लें यानी कि चिन्ह का प्रयोग करके चलें तो वे माइनर ही इसके कोफैक्टर कहलाते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है Cij। कोफैक्टर को Cij से दिखाया जाता है। Cij बराबर -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, ये होता है। Cij बराबर -1 की पावर i प्लस j इंटू में Mij। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 1 1 के सापेक्ष इसका एक कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर यहाँ पर A11 के सापेक्ष निकलेगा, A11 के सापेक्ष। तो क्या बन जाएगा? C11 -1 की पावर यानी कि i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू M11 -1 की पावर 2 क्या होता है? +1 ही होता है। तो C11 किसके बराबर हो गया? M11 के। M11 कैसे निकाला जाता है वो मैंने अभी बताया। उप सारणिक कैसे बताई थी? ये और ये छोड़कर जो शेष बच गया A22 A23 A32 A33, ये देखिए ये इसकी क्या है? जो इसका माइनर है वही इसका कोफैक्टर है। किसके सापेक्ष? A11 के सापेक्ष। बट हर एक में नहीं होगा। अगर आप यहाँ C11 की बजाय आप क्या निकालते? C12, तो C12 में क्या निकलता है यहाँ पर? C12। जैसे ही आप C12 निकालते तो -1 की पावर कितनी हो जाती है? i प्लस j 1 + 2 यानी कि 3। -1 की पावर 3 क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आता? माइनस का चिन्ह आ जाता और M12 हो जाता। अब हम M12 को कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। M12 क्या होता है? माइनस बाहर आ जाएगा, M12 किसके सापेक्ष है? A12 के। तो पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, जो शेष बच गया उसे लिख सकते हैं A21 A23, आगे बढ़िए A31 A33। तो ये इसका कोफैक्टर होगा है, यानी कि कोफैक्टर माइनर से ही निकलते हैं, उप सारणिक से ही सहखंड निकलते हैं। बट उप सारणिक में तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता, जैसा आ जाती है सारणिक जो कि तो वही लिख देते हैं। लेकिन इसमें कोफैक्टर में बाहर हमें माइनस या प्लस का चिन्ह लगाना पड़ता है। प्लस का चिन्ह तो कब रहता है? जब इनका योग C12 जो आप निकाल रहे हैं, जो प्लेसमेंट है जिस के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं, अगर इसका योग सम है तो बाहर प्लस का चिन्ह आएगा। यदि इसका योग विषम है यानी कि ओड है तो बाहर क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह। तो इस प्रकार इस चैप्टर से आप माइनर व कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर। 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे एक सारणिक दी हुई है, आपको a बराबर क्या है? 2 -4 और 0 3। ये एक आपको डिटर्मिनेट दी हुई है और इस डिटर्मिनेट से आपसे क्या पूछा गया है? इसे लेट करके आप a के बराबर मान सकते हैं और इसके क्या पूछे गए हैं? माइनर्स। तो सबसे पहले इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो इसके 4 ही माइनर बनेंगे। तो कौन कौन से माइनर होंगे इसके? M11 होगा, M12 होगा और बताइए M21 और M22।
M11 का मतलब इसके सापेक्ष, मैंने कहा किसी के सापेक्ष निकलते हैं, तो M11 का मतलब 2 के सापेक्ष जब निकालेंगे A11 बोलते हैं इसे। ये और ये छोड़ दीजिए, क्या बच गया 3, तो M11 बराबर आपका आ गया 3। M12 का मतलब 1 और 2, इसे छोड़ दीजिए 0। M21 का मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम को, इसे छोड़ दीजिए, जो बच गया उसे लिख दीजिए -4। M22 का मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, ये इसका 22। तो ये M11, ये M12, M21, M22। तो इस प्रकार ये इसके उपसारणिक कह सकते हैं या इसके माइनर्स कह सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, इसके कोफैक्टर भी बताइए। ये तो इसके क्या हैं, माइनर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसारणिक। अब इसमें क्या पूछा गया आपको, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, कोफैक्टर को कुछ मैथ में A11 के द्वारा भी दिखा सकते हैं और कुछ में कैपिटल A11 के द्वारा, और कुछ में C11, C12 इसके द्वारा भी आप दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप A11 के द्वारा दिखा रहे हैं तो A11 क्या बन जाएगा आपका, जो उसका माइनर है वही उसका कोफैक्टर होगा। A12 जो उसका माइनर है वही उसका कोफैक्टर है, बट उसमें कहीं का चिन्ह लगेगा, माइनस का। तो -M12 के, चूँकि इसका जोड़ है विषम तो बाहर माइनस का चिन्ह आएगा। तो जैसे ही M12 की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 0 की इसमें गुना 0 ही आएगा। आगे बढ़िए, A21 वही होगा जो M21 के बराबर होता है, यानी कि -4। और A22 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, सम है तो सम में तो वही चिन्ह रहेगा 2, लेकिन विषम में क्या आ जाएगा, माइनस। तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो -M21 ऐसे करके दिखा दीजिए। तो -4 = 4। तो समझ में आ गए, ये उपसारणिक है, ये सेकंड है। उपसारणिक में आपको केवल एलिमेंट्स लिखने हैं और जो कोफैक्टर है उसमें बाहर माइनस का चिन्ह भी लगेगा। किस में माइनस का चिन्ह लगेगा, जिसका यहाँ पर योग विषम हो जाएगा उसमें बाहर माइनस का चिन्ह आएगा, और जिसमें प्लस योग यहाँ पर सम होगा उसका माइनर ही कोफैक्टर कहलाता है। आइए एक और देखते हैं, सेकंड पार्ट, ABCD। ए की आपको डिटर्मिनेंट दी है और इसके माइनर व कोफैक्टर पूछे हैं। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं, M11, 1 पहली रो पहला कॉलम छोड़कर लिख दीजिए। M12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर लिख दीजिए, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बन जाएगा, B, इसे और इसे छोड़कर। आगे बढ़िए, M21 का मतलब होता है दूसरी रो और पहला कॉलम, तो C। M22 का मतलब होता है दूसरी रो और दूसरा कॉलम को छोड़िए, तो क्या बन जाएगा, A। तो ये इसके क्या बन गए, उपसारणिक। इधर आइए, अब इसके क्या निकालने हैं हमें, सेकंड, यानी कि कोफैक्टर को मैंने बताया C11 के द्वारा भी दिखा सकते हैं या A के द्वारा भी दिखा सकते हैं, कैपिटल A के द्वारा। तो इसका A11 क्या बनेगा, जो A11 है वही M11 के बराबर होता है, यानी कि D ही आएगा। और A12 का मतलब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, A11 बराबर D आ गया, A12 बराबर क्या होगा, B, लेकिन माइनस का B, क्योंकि यहाँ पर विषम आ रहा है। इसी प्रकार A21 बराबर C नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, माइनस का C। क्यों आएगा माइनस का C, क्योंकि इनका योग विषम है। मैंने बताया जो इसका प्लेसमेंट है, जो स्थान है 2 1 पर है, ये 2 1 का मतलब 2 + 1 3 हो गया। तो जिसका टोटल विषम आता है, यानी कि ओड आता है, उसके बाहर माइनस लग जाता है कोफैक्टर निकालते समय। इसी प्रकार A22 क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सम है वो इवन है, तो जो इसका कोफैक्टर होगा वही इसका माइनर, यानी कि माइनर और कोफैक्टर इक्वल होंगे, तो बराबर A। तो ये क्या बन गए इसके उपसारणिक और ये क्या बन गए इसके कोफैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 में आपको डिटर्मिनेंट दी है और इन दोनों में भी आपसे क्या पूछा गया है, इसके माइनर और कोफैक्टर। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है का फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक्स दी है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक आपको
डिटर्मिनेंट दी है जिसे हम a बराबर लेट कर सकते हैं, और इसके आपसे क्या पूछे गए हैं, माइनर व कोफैक्टर। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसमें 9 एलिमेंट है, तो इसके 9 ही क्या बनेंगे, कोफैक्टर बनेंगे, और 9 ही क्या बनेंगे, इसके माइनर्स बनेंगे। तो सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं, क्या बनेंगे माइनर, M11 यानी कि पहली रो और पहली कॉलम को छोड़ दीजिए 1001, इसे सोल्व कर कर तीसरी गुना करेंगे तो 1 - 0 बराबर 1। इसके बाद 1M2 यानी कि पहली रो और दूसरी कॉलम, इसे छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और दूसरी कॉलम, क्या बन जाएगा 0 0 0 1 बराबर 1 की 0 में गुना, 0 - 0 बराबर 0। M13 पहली रो तीसरी कॉलम, तो 0 1 0 0 बराबर, इसका भी 0 - 0 बराबर 0। तो ये 3 इसके क्या निकल गए, उपसारणिक माइनर। और देखिए और कौन सा निकलता है, M21 का मतलब होता है दूसरी रो पहला कॉलम, तो 0 0 0 1, इसे हल करके तीसरी गुना करके देखिए 0 ही आ जाएगा। M22 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसे छोड़ दीजिए तो 1 0 0 1, जैसे इसे हल करेंगे 1 आ जाएगा। M23 का मतलब होता है दूसरी रो और तीसरी कॉलम को छोड़ दीजिए, दूसरी रो और तीसरी कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 0 0 0, इसे हल करने पर क्या आएगा 0। तो 3 आपके ये निकल गए माइनर, 3 ये कितने निकलने हैं 9, क्योंकि मैंने कहा जितने उसके एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके उपसारणिक यानी कि सब डिटर्मिनेंट अर्थात माइनर्स होते हैं। आगे निकालिए M31 एक क्या निकलेगा M32। आगे बढ़ते हैं M33 निकालिए। M31 का मतलब है तीसरी रो और पहला कॉलम, कितना आ जाएगा 0 0 1 0, इसे हल करने पर 0 ही आता है। M32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 0 तीसरी रो और दूसरा कॉलम 1 0 0 0, हल करने पर 0 ही आएगा। M33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम आप छोड़िए तो 1 0 0 1, इसे हल करने पर 1। तो ये इसके जो आंसर आ रहे हैं, तो 9 इसके क्या बन गए, उपसारणिक यानी कि माइनस। लेकिन चूंकि इसमें कोफैक्टर भी पूछे गए हैं, तो अब आइए इसके कोफैक्टर चलते हैं। कोफैक्टर को मैंने बताया था A11 या C11 से दिखाते हैं। A11 A12 A13, इसी प्रकार A21 A22 A23। आगे बढ़ते हैं A31, आगे के 3 और बन सकते हैं A31 A32 और A33। जितने इसके माइनर होते हैं उतने इसके कोफैक्टर होते हैं। जब आप माइनर निकालते हैं तो कोफैक्टर वही होते हैं, बस माइनस और प्लस का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए 1 + 1 यानी कि क्या है, इवन, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो, यानी कि 1 आया तो 1 ही। इसमें क्या है ओड, तो ओड में हमें माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन 0 है तो 0 में माइनस नहीं लगा सकते, 0 का 0 ही होता है। इसमें यहाँ क्या है ओड, तो ओड सॉरी इवन, 1 + 3 इवन है तो 0 का 0 ही रहेगा। A21 कितना आ रहा है 0, तो 0 ही रहेगा। M22 1 है तो ये भी 1 रहेगा, क्योंकि ओड है, ओड में चिन्ह नहीं पलटेंगे। 23 में 0 है तो 0 ही रहेगा। 31 में 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और A33 यहाँ 1 है, लेकिन चूंकि इसका सम क्या है इवन, तो इसलिए चिन्ह नहीं पलटेगा, 1 का 1। तो देखिए पहले हमने क्या निकाले, इसके माइनर और फिर इसके कोफैक्टर डायरेक्ट लिख दिए। कैसे देखकर, इसके माइनर को देखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर किसी को अभी कोई डाउट है तो सेकंड पार्ट से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 104 3 5 - 1 012। ये एक डिटर्मिनेंट आपको दी हुई है, और इसके क्या पूछे गए हैं आपसे, माइनर व कोफैक्टर। तो जिस प्रकार अभी बताया कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 9, तो इसके 9 ही क्या बनेंगे माइनर, और 9 ही इसके क्या बने कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बाद में निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकलते हैं इसके माइनर। निकालिए माइनर, तो क्या बन जाएगा M11 M12 M13। देखिए इसी प्रकार M21
और आगे बढ़िए M22 M23, ये इसके मैंने कुछ माइनर लिख दिए। अब पहले इन्हीं सोल्व करते हैं, आगे के बाद में निकालेंगे। M11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, शेष जो बच जाता है उसे लिख देते हैं। इसे सोल्व करने पर क्या आएगा, 10 - 1 बराबर 11। M12 1 और 2 क्या बच गया, 3 - 1 0 2। जैसे ही इसे हल करते हैं 6 - 0 बराबर 6। 1 3 1 और 3 3 5 0 1। जैसे ही इसे हल करते हैं 3 - 0 बराबर 3। 2 1 2 और 1 यानी कि 0 4 1 2। जैसे ही इसे हल करते हैं क्या आ जाएगा, -2। आगे बढ़ते हैं M22 दूसरी रो दूसरी कॉलम, तो 1 4 0 2। इसे हल करने पर 2 - 0 बराबर 2 2 3, तो 1 0 0 1। इसे हल करने पर क्या आता है, 1 - 0 बराबर 1। यहाँ आसानी से हल हो जाते हैं तिरछी गुणा। मैंने कहा केवल जिसके आप रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी एलिमेंट की पूरी रो और पूरी कॉलम छोड़ देते हैं, से इसको लिख देते हैं। आगे बढ़िए M31 M32 M33। M31 क्या हो गया, देखिए M31 तीसरी रो और पहली कॉलम, तो 0 4 5 - 1। आगे बढ़िए, जैसे इसे हल करते हैं 0 - 5 × 20 बराबर -20। M32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 4 3 - 1। जैसे इसे हल करते हैं तो बराबर क्या आ जाता है, -13 3 3, तो क्या आ जाएगा 1 0 3 5। इसे हल करेंगे 5 - 0 बराबर 5। तो ये क्या निकल गए इसके, बताइए, माइनर्स। कैसे, A11 के रेस्पेक्ट में निकला, इसे छोड़ा, इसके रेस्पेक्ट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर निकलते हैं। अब आते हैं सहखंड निकालना। सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर, सहखंड बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कोफैक्टर। जब इसके सहखंड निकालते हैं तो उन्हें A11 से रिप्रेजेंट करते हैं, A12 A13। देखिए कैसे निकलेंगे, A11 जो इसका माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है, बस उसमें हमें ये देखना होता है कि माइनस का चिन्ह लगाना है या नहीं। अगर उसका, फिर ध्यान देखिए, यदि जो उसका जो प्लेस है उसका जो सम है वो इवन है तो एज इट इज जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, और यदि ओड है तो उसमें बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था -1 की पावर i + j × MIJ, ये बताया था। तो यहाँ अगर 1 1 है तो यहाँ पर भी 1 + 1 होगा, यहाँ पर भी 1 1 होगा। समझ में आ रही है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा जब हम इसे निकालते हैं, हालांकि इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 1 1 है 11 है तो 11 ही आएगा। यहाँ पर 6 है लेकिन ये क्या बन जाएगा, -6, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर 1 3 है तो 3 है तो 3 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A21 A22 A23, इसमें बताइए A21 कितना आ रहा है, जो M21 है, M21 -2 आ रहा है, तो जैसे इसमें आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। M22 में कोई चिन्ह नहीं लगेगा, एजिटिव होगा। M23 में फिर माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन बाहर पहले ही प्लस है तो माइनस चिन्ह आने पर -1 हो जाएगा। 3 और निकलते हैं, कौन से, A31 A32 A33। इसमें बताइए, ये रहा M31 -20 है तो +20 हो जाएगा, क्योंकि नहीं जो का तो ये रहेगा 3 1। देखिए 3 1 का मतलब 3 और 1 4 सम है, तो सम आने पर उसका चिन्ह एज इट इज ही रहेगा। लेकिन 3 2 आने पर क्या हो जाएगा, विषम, तो विषम में इसका चिन्ह पलटेगा, -13 का +13 हो जाएगा। और M33 एज इट इज रहेगा, जो A33 है वही M33 आएगा, यानी कि A33 का मान कितना है, 5। तो इस प्रकार इस मैट्रिक्स के आपने कोफैक्टर भी निकाल लिए हैं, और क्या निकाला है, ये कोफैक्टर और ये इसके माइनस। समझ में आ गए होंगे आपकी सभी की, कोफैक्टर और माइनस में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं कोफैक्टर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है एक यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो। इसे आपको फाइंड करना है, यानी कि प्रसार करना है, इसका एक्सपेंड करनी है एक सारणिक को 5 3 8 2 0 1 2 0 1
और 1 2 3। अगर ये केवल एक्सपेंड करने को कहता तो हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाता। लेकिन इसने क्या किया है, इसने कहा है कि सेकंड रो यूजिंग सेकंड रो कोफैक्टर, सेकंड रो के कोफैक्टर को यूज करना है। तो कीजिए आप, सेकंड रो ये है, इसके सापेक्ष आप इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो निकालते हैं क्या, 2 के रेस्पेक्ट में। ये कौन सी है, A21, A21 के रेस्पेक्ट में निकलेगी इसके कोफैक्टर, A22 के रेस्पेक्ट में निकलेंगे कोफैक्टर और A31 के रेस्पेक्ट में निकलेंगे कोफैक्टर। और जब कोफैक्टर की माइनर में गुणा कर देते हैं तो इसे हल करने पर इसका एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो इससे इस प्रकार से निकालेंगे। रखिए कैसे, A21 का वैल्यू है हमारे पास 2 और ये पूरी रो और ये छोड़ दीजिए, अंदर क्या बचा है 3 8 2 3। लेकिन ये क्या है, माइनर, और कोफैक्टर में हमें माइनस चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। तो A21 है, 21 का मतलब ये बी माइनस का होगा, बीच वाला प्लस का 0। अब के दूसरी रो और ये छोड़ दीजिए, क्या बचता है 5 8 1 3। ये कोफैक्टर है, ये इसका माइनर है, दोनों की गुणा करके इसका एक्सपेंड कर लिया जाता है। क्योंकि इसमें आपसे ना तो माइनर पूछा गया है ना कोफैक्टर पूछे गए हैं, बल्कि इसका प्रसार पूछा गया है, वो भी सेकंड रो के रेस्पेक्ट में। तीसरा देखिए A22 A21 का मतलब बाहर माइनस आएगा, कोफैक्टर में मैंने बताया था इसका प्लेस 21 है, तो विषम हो गया तो बाहर माइनस का चिन्ह आएगा। और इस पूरी लाइन को छोड़कर जो शेष एलिमेंट बचते हैं 5 3 1 2, ये देखिए। अब इसे हल कीजिए, -2 फिर 9 - 16 प्लस 0 15 - 8 -1 10 - 3। आगे बढ़ते हैं, 9 में से 16 गए माइनस के 7 दूनी 14, ये 0 आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7 माइनस के 7, बराबर आंसर क्या आ गया हमारा 7। ये हमारा आंसर है। अगर आप इसे डायरेक्ट प्रसार करते तब भी इनका आंसर 7 ही आता, लेकिन इसे डायरेक्ट विस्तार नहीं करना, हमें दूसरे रो के सापेक्ष इसका प्रसार करना है। यही बात क्वेश्चन में कही गई है, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। इसमें आपसे पूछा गया है कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। इसमें थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करना है। देखिए कैसे, 1 1 1 x y z और y z z x और एक्स वाई। इसमें केवल एक्सपेंड नहीं करना है बल्कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, जिस प्रकार उसने कहा है। किस प्रकार कहा है, इसने कहा है थर्ड कॉलम रेस्पेक्ट, थर्ड कॉलम क्या है 1 2, इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो अब के बाहर क्या रहेगा वाई जेड, तो वाई जेड इसे छोड़ दीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 वाई 1 जेड। आगे बढ़िए जेड एक्स, अब के क्या बचेगा, ये पूरी रो और ये कॉलम शेष रह जाएगी, इसे छोड़ देते हैं और जो शेष बचता है 1x 1z। आगे बढ़िए एक्स वाई, इसमें क्या शेष बचेगा थर्ड रो 10, तो क्या आ जाएगा 1x 1y। अब देखिए प्लस माइनस, इसे बोलते हैं A11 A12 A13, 13 क्या हो गया E1, तो प्लस का चिन्ह आएगा। ये क्या है 21 22 23, 23 क्या है माइनस का, बीच में माइनस आएगा। ये 33 है तो यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि कोफैक्टर निकालते समय प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी आपको पता है जब किसी सारणिक को हम हल करते हैं तो प्लस माइनस के हिसाब से ही करते हैं। आगे बढ़िए वाई जेड, इसे हल कीजिए तिरछी गुणा करके, जेड माइनस वाई माइनस जेड एक्स जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स, ये आ गया। अब आगे बढ़िए, इसे अंदर गुणा कीजिए, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये एक समीकरण बन गई, इस समीकरण को आपको हल करना है। कैसे हल करते हैं, इसे हम बोलते हैं चक्रीय गुणनखंड, इन्हें बोलते हैं चक्रीय गुण। इसका नियम क्या होता है, इसमें कोई सा भी एक टर्म उठा लेते हैं और उसकी पावर के आगे को लेकर चलते हैं, यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाले, फिर कम पावर वाले, फिर जिसमें वो राशि नहीं है वो लेते हैं। जैसे कि मैं लेकर चल रहा हूँ किसे, जेड स्क्वायर को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जेड स्क्वायर वाले टर्म लिखेंगे। ये देखिए मैंने जेड स्क्वायर वाले टर्म लिखे, ये दो टर्म जेड स्क्वायर वाले हैं।
इसके बाद मैं लिखता हूँ जेड वाले टर्म, ये जेड वाले टर्म है। इसके बाद मैं टर्म लिखता हूँ जिसमें जेड है ही नहीं। ये देखिए, मैंने एक कोई सी भी राशि को लिया है और उस राशि की घटते घात में लिखी है। सबसे पहले जेड स्क्वायर वाले टर्म, फिर जेड वाले टर्म और फिर बिना जेड वाले। अब पहले दो में से कॉमन आ रहा है जेड स्क्वायर, तो अंदर बच जाता है वाई माइनस एक्स। इसमें से आ रहा है वाई, केवल जेड कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब देखिए वाई माइनस एक्स तीनों में आ गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो सब में से क्या कॉमन आ जाता है वाई माइनस एक्स, सबसे बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये दो वर्गों का अंतर है, इसे आप वाई प्लस एक्स शेष बचेगा, वाई माइनस एक्स बाहर कॉमन आ चुका, प्लस एक्स वाई ये बाहर कॉमन आ चुका। इस जेड के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। आगे बढ़िए, वाई माइनस एक्स क्या कॉमन आ गया इसमें से जेड, अंदर क्या बचता है जेड माइनस वाई, माइनस का एक्स कॉमन जेड माइनस वाई। सब में से कॉमन क्या आ गया वाई माइनस एक्स, अंदर से कॉमन आ गया जेड माइनस वाई और अंदर क्या बच गया जेड माइनस एक्स। यही हमारा आंसर है। इसे आप एक क्रम के अनुसार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे y माइनस एक्स को पलट के क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई, माइनस का प्रभाव पड़ा, इसे भी z माइनस वाई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं y माइनस जेड, और तीसरे वाला ब्रैकेट ज्यों का त्यों, यानी कि माइनस इसमें से कॉमन लेकर y माइनस एक्स को x माइनस वाई और z माइनस वाई को y माइनस जेड लिख सकते हैं, और आगे z माइनस एक्स। यही इसका आंसर है। तो ध्यान रखना है, इसमें दो विशेष बात है। एक तो इसे सोल्व कैसे करते हैं कि इसमें पावर कैसे लेते हैं, पहले दो पावर वाले जेड की, फिर एक पावर वाला और फिर बिना पावर। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इसमें तीसरे स्तंभ के सापेक्ष का है, तो तीसरे स्तंभ को तो छोड़ेंगे ही, एक बार पहली रो को छोड़ते हैं, एक बार दूसरी रो को, एक बार तीसरी रो को। वाई जेड आपने लिया है तो इसे आपने छोड़ दिया, ये वाला शेष बचता है। जेड एक्स लिया है, ओके, ये 1x 1z, एक्स वाई, तो अब के तीसरी रो तीसरा कॉलम 1x 1y, और फिर माइनस प्लस के निशान उनके प्लेस के स्थान पर, जैसे उनका स्थान है, जिस स्थान पर में बैठे हैं। मान लीजिए A31 पर है, ये A32 पर, A11 A13 पर, ये A23 पर, ये A33 पर। तो इस हिसाब से आपको प्लस और माइनस का चिन्ह लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, एक डिटर्मिनेंट दी है क्वेश्चन नंबर 5 में, और आपसे पूछा गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये दिया हुआ है, और इसने पूछा गया है। तो जब हम इससे हल कर, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए इस जो सारणिक है इसे किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं किसी भी सारणिक का जो मान होता है वो उस सारणिक के अवयव व उसके संगत जो कोफैक्टर होते हैं उनके योग के, उनके गुणनफल के योग के सम के बराबर होता है। किसी भी सारणिक का जो मान होता है वो सारणिक के अवयव वे उस अवयव के संगत जो कोफैक्टर होते हैं उनके गुणनफलों के योग के बराबर होता है। अर्थात जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका जो मान होगा वो कोफैक्टर और वही उसका क्या होना चाहिए अवयव। जैसे कि इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए डी ऑप्शन में आपको अवयव दिया हुआ है एलिमेंट A11, तो A11 के संगत ही इसका हमें कोफैक्टर लेना है। कोफैक्टर क्या हो जाएगा A11। इसी प्रकार यदि एलिमेंट क्या दिया हुआ है A21, तो इसके संगति हमें कोफैक्टर A21 ही लेना है। ऐसे ही अगर एलिमेंट दिया हुआ है A31, इसी के संगत यानी कि इसी के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर क्या होगा A31। यानी कि इसका मतलब ये होता है जो एलिमेंट होता है वही उसका कोफैक्टर लेते हैं। A11 वाला एलिमेंट लिया है तो A111 वाला ही कोफैक्टर लिया है। इन सभी के सम के योग के बराबर ही इस सारणिक का मान होता है। बाकी सभी ऑप्शन में आप देखेंगे एलिमेंट्स अलग है और कोफैक्टर अलग है। इसका ऑप्शन A, B, C आप देखेंगे सब में एलिमेंट अलग और कोफैक्टर अलग है। इस कारण इसका आंसर डी होगा। इसमें एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम है, तो यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार इस वीडियो में
आपने एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन देखा है। आगे के सॉल्यूशन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।